नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर हिस्ट्री सिक्स्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको जो है पार्ट 1 करवा दिया है। जिस बच्चे ने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको सिलेबस की वीडियो भी कवर करवा दी है। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देख लेना। बाकी टेलीग्राम पे चैनल है, चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट्स वगैरह और नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 का नाम आपको पता ही है, जिसमें हमने देखा सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का नाम है ये, जिसमें हमने पहला जो है अपना कुछ जो इम्पोर्टेंट आंदोलन वगैरह थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, जैसे कि समाज सुधार वाला आंदोलन था, है ना, पुनरुत्थान वाला आंदोलन था, तो वो हमने कुछ पढ़े। और यूनिट नंबर जो 1 के पार्ट 2 में रहने वाला है वो है अपना फुल्ले अंबेडकर और जाति प्रश्न, यानी कि जाति व्यवस्था और ज्योतिराव फुल्ले और अंबेडकर। तो इनके जो अंबेडकर के जो विचार थे और जो फुल्ले के विचार थे या जो योगदान थे जाति व्यवस्था को लेकर, बेसिकली आपको इसके अंदर वही लिखना है। तो देखो, पहले आप थोड़ा सा लिखोगे फुल्ले के बारे में कि जो ज्योतिराव फुले जो थे उन्हें महात्मा फुले का नाम से भी जाना जाता है। देखो, ज्योतिराव फुले, ये मत सोचना फीमेल हैं, काफ़ी सारे बच्चे फीमेल समझते हैं, फीमेल नहीं है, मेल हैं। ठीक है, ज्योतिराव फुले जिन्हें महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्यापक, यानी कि उस टाइम पर जो प्रेजेंट में जो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया था। उनके योगदान को इस प्रकार समझा जा सकता है, कैसे, जो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था की उन्होंने बहुत कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने फुले ने जाति व्यवस्था को एक अन्यायपूर्ण शोषणकारी संरचना, यानी कि शोषणकारी स्ट्रक्चर के रूप में देखा है। और उन्होंने बोला है कि जो जाति व्यवस्था है उससे समाज के अंदर असमानता कायम होती है। जाहिर सी बात होती है, क्योंकि देखो, भगवान ने सभी को सेम बनाया है, ऐसा नहीं कि कोई निम्न कास्ट का है। काम, जो कास्ट का जो बंटवारा पहले के टाइम पे किया गया था, वो उनके काम के आधार पर किया गया था। आपने पढ़ा होगा वेदों में, है ना, काम के आधार पर किया गया। फिर ऐसा हो गया कि जो जिस चीज़ में जन्मा है, जैसे मान लो कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है, जैसे मान लो कोई पुजारी है, वो उस काम में एक्सपर्ट है, तो वो वही काम करेगा। फिर क्या हो गया कि जो उसका बच्चा है तो वो पूजा ही करेगा, मतलब वो भी पुजारी ही बनेगा। तो फिर उसको जन्म के आधार पर कर दिया। और जो जाति व्यवस्था को बनाया गया था ना, बेसिकली वो काम के आधार पर ही बनाया गया था। तो जो ज्योतिराव फुले थे, उनका मानना ये था कि समाज के अंदर इससे क्या होता है, एक असमानता वाली स्थिति आती है। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मणों के प्रभुत्व की आलोचना की है, यानी कि निंदा की है, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे अपने शक्ति बनाए रखने और निचली जातियों को दबाने के लिए धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं का उपयोग करते थे। अब देखो, इस लाइन का मतलब ना मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। क्या होता था कि जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं जाति व्यवस्था के बारे में, तो वो लिखने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। क्योंकि पहले के टाइम पर ब्राह्मणों का काम होता था कि किताबें लिखना, यज्ञ करवाना, हवन करवाना, पूजा करना और ये चीज़ें लिखना। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, लिखते टाइम उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा। ठीक है, अपने आप को ऊपर रखा और वो राजा के अंडर में काम करते थे, तो राजा को दूसरे नंबर पे रखा, यानी कि ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊपर रखा और वो क्षत्रियों के अंडर में काम करते थे, क्योंकि क्षत्रिय पहले के टाइम पे जो राजा थे वो क्षत्रिय होते थे। तो उन्होंने क्षत्रिय, यानी कि जो राजा के अंडर में काम करते थे ना ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ने अपने आप को ऊपर रखा, दूसरे नंबर पे क्षत्रियों को रख दिया, फिर बचे हुए जो हैं उनको रखा। तो इसीलिए ज्योतिराव फुले ने क्या करा कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो बेसिकली उन्होंने ब्राह्मणों की आलोचना इसीलिए की क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने अपने अनुसार अपने आप को धार्मिक ग्रंथों में ऊपर रखा है। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि शूद्र और अति शूद्र, जिन्हें अछूत माना जाता था, भारत के मूल निवासी थे, वो भी मूल निवासी थे, और आर्य आक्रमणकारियों ने उन्हें अधीन कर दिया था, जिससे जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ।
क्योंकि जब हमारे समाज के अंदर आर्य का आगमन हुआ, आर्य आए, तो आर्यों ने क्या करा, आर्यन कह रही हूँ, आर्य ने क्या करा, आर्य समाज ने, या जो, क्योंकि देखो आप देखोगे ना आर्य कहाँ से आए, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि आर्य कहाँ से आए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय ही आर्य थे और आर्य ही क्षत्रिय थे। काफ़ी लोग कहते हैं कि वो लोग विदेशों से आए हैं, मतलब दूसरे देश से आए हैं। तो इसका कोई मतलब कि एग्जैक्ट वो नहीं पता। सबका ये है कि शायद वो यहाँ से आए हैं, शायद वो ये थे, तो एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो उन्होंने क्या किया, शूद्र जो होते थे या जो अछूत लोग होते थे, उसको अपने समाज से दूर रखा, और उसी कारण से जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जाति व्यवस्था की आलोचना की है किन्होंने, ज्योतिराव फुले ने। उसके बाद है उन्होंने सत्य शोधक समाज का निर्माण करने की कोशिश की। 1873 में फुले ने प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए सत्य शोधक समाज, यानी कि सत्य के साधकों का समाज की स्थापना की, जो सच के ऊपर चले, ऐसे समाज की स्थापना की, और लोगों को जागरूक किया कि समाज, मतलब समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक किया। समाज का उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना, ब्राह्मणों के अधिकार और उच्च जातियों से जुड़े अनुष्ठान जो थे उनको उन्होंने अस्वीकार किया। यानी कि जो ब्राह्मण के अधिकार होते थे कि खाली वो यही काम कर सकते हैं, है ना, और उच्च जो जाति से जुड़े लोग होते थे, जो जनरल लोग थे या जो क्षत्रिय लोग थे, उनके जो कुछ नियम होते थे उनकी उन्होंने निंदा की है, यानी कि उसको स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, और इसने तर्क संगत सोच और उत्पीड़ितों के सशक्तिकरण की वकालत की है। उसके बाद उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया है। फुले का मानना था कि निचली जातियों की मुक्ति के लिए, यानी कि निचली जातियों के संग जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने हंसिये के समुदाय की महिलाओं और बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया। उन्हें उनके लिए स्कूलों की स्थापना की, और सावित्रीबाई फुले एक पहली ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने मतलब कि बहुत अच्छी शिक्षा ली उस टाइम पर। ठीक है, तो सपोर्ट किसने करा, उनके पति ने किया, ज्योतिराव फुले ने। तो ज्योतिराव फुले ने और उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले ने क्या करा, हंसिया मतलब एक समुदाय के जो लोग थे ना, हंसिया मतलब एक जैसे कि सबकी कास्ट होती है, कोई कुछ होता है, कोई चौहान होता है, कोई यादव है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है ना, तो इस टाइप से हंसिया एक समुदाय था वहाँ पर। उनके महिलाओं और बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उन्होंने और उनकी पत्नी ने दोनों ने मिलकर उठाया और स्कूलों की स्थापना की, ताकि नारी शिक्षा पर जोर दिया जाए और जो निचली जातियों के लोग थे उनको भी शिक्षा मिले। ठीक है, धार्मिक अधिकारों को चुनौती दी। ठीक है, फुले ने हिंदू शास्त्रों और धार्मिक नेताओं के अधिकारों पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि उनका उपयोग जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए किया गया था। उन्होंने निचली जातियों को अंधविश्वास को त्यागने और अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि देखो फुले जी ऐसे थे कि जो एक समाज सुधारक रह चुके थे, तो उन्होंने क्या करा, समाज को सुधारने के लिए और समानता को लाने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया, एक अच्छे समाज की स्थापना की, स्कूल की स्थापना की, ताकि लोग अपने बारे में सोच सकें, अंधविश्वास से दूर हो सकें और अपने जीवन स्तर या अपनी जो स्थिति है वो समाज के अंदर कायम कर सकें। तो इसको सोचने के लिए उन्होंने क्या करा कि निचली जातियों के लोगों को मजबूर किया। ठीक है, संक्षेप में देखा जाए तो ज्योतिराव फुले का काम जाति व्यवस्था की नींव के लिए एक शक्तिशाली चुनौती थी, और उनकी विरासत भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित करती रहती है। ठीक है, उसके बाद है भीमराव अंबेडकर। देखो भीमराव अंबेडकर भी बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। उन्होंने भी ओबीसी एससी एसटी के लिए संविधान में बहुत कुछ किया है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान समाज सुधारक में से एक थे। उन्होंने अपना जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई और दलितों के अधिकारों को समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, खाली अपने समाज को सही करने के लिए जो निम्न जाति के लोग थे
उनको उनका हक दिलवाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जाति व्यवस्था पर उनके विचार और योगदान जो है वो काफ़ी रहे हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जाति व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की है। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को एक अमानवीय और भेदभावपूर्ण प्रथा के रूप में देखा है कि इससे जो है समाज के अंदर भेदभाव होता है, असमानता की स्थिति आती है। उन्होंने इसे हिंदू समाज पर एक धब्बा बताया और इसे समाप्त करने का आह्वान किया मतलब कि लोगों को पुकारना, लाइक आह्वान का मतलब होता है पुकारना, कि लोगों को बताया कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, देखो आप देखोगे ना, वही सेम चीज़ हम बार बार पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ रखी है। ठीक है, थोड़े से सेंटेंस की जो लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है, बाकी हर जगह वही सामाजिक असमानता वर्ड आपको मिलेगा देखने के लिए, भेदभाव मिलेगा, बस वही चीज़ है। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था केवल आर्थिक असमानता का स्रोत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता को भी जन्म देती है। अंबेडकर ने अपनी किताब जाति का विनाश में जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। दलितों के अधिकार के लिए उन्होंने काफ़ी सारे संघर्ष किए हैं। अंबेडकर ने दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए, मतलब बहुत ज़्यादा अथक, मतलब कि ना थकने वाले ऐसे प्रयास किए, जो ना थकने वाले प्रयास किए। उन्होंने उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के समान अवसर दिलाने के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने दलितों को संगठित किया, मतलब इकट्ठा किया, और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और वो अपने अधिकारों के बारे में प्रेरित किया, यानी कि मोटिवेशन दिया। उन्होंने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, ताकि वे अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुन सकें और उनकी भी समाज के अंदर स्थिति जो है वो अच्छी हो सके। उनके लिए भी समाज में या सरकार जो है उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे नियम और वो लेकर के आए। आज आप देखोगे कि उनको रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। क्यों मिलता है? क्योंकि ये उन्हीं की देन है, बाबा अम्बेडकर की। क्योंकि उस टाइम पर जो जातियाँ थी ना, वो कहीं ना कहीं देखा जाए ना, सही में उनके संग बहुत गलत होता था। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे ना, तो आज के टाइम पर जैसे कि आप देखो, आप भी न्यूज़ वगैरह देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, तो आज के टाइम पे जो इंसान जनरल में है ना, वो भी उसने भी ओबीसी का, एससी का, एसटी का सर्टिफिकेट बनवा रखा है। तो देखा जाए तो अब जनरल के संग गलत हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, हम उस चीज़ को सही कर सकते हैं ना। अब तो सब लोग बराबर हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, क्योंकि सब यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन है जो वीडियो देख रहा है। ठीक है, सभी एजुकेटेड है, सभी को पता है कि जाति व्यवस्था जैसा कुछ नहीं होता, सब भगवान ने बनाया है और सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, बस खाली काम के आधार पर इनका जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने संविधान में समानता, अच्छा हम कहाँ थे, यहाँ थे, हाँ, निर्वाचन मंडल वाली लाइन पे। तो निर्वाचन मंडल अगर होगा उनके लिए, तो सरकार उनके लिए कुछ काम करेगी। जैसे आप देखते होंगे स्कूल में ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम कास्ट के बच्चों को कुछ पैसे भी मिलते हैं एक्स्ट्रा में, है ना। या उनके नंबर कम आ जाए और एक जनरल बच्चे के नंबर हो और एक एससी बच्चे के नंबर कम हो, तो वहाँ पे उनको रिजर्वेशन वगैरह मिलता है। तो ये सब वहीं की देन है, मतलब उस टाइम की। तो उस टाइम से जो ये रीत है वो अभी भी चली आ रही है। ठीक है, उसके बाद है संविधान में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रावधान किए हैं। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए काम किया है, जो जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बौद्ध धर्म में परिवर्तन। अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में रहते हुए दलितों को समानता नहीं मिल सकती। इसीलिए उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ना आप देखोगे, देखो हिंदू धर्म में क्या है ना कि मतलब सब हैं तो सब हिंदू, लेकिन बहुत सारी कास्ट बटी हुई हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है ना, इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं है, वहाँ पे सब इक्वल हैं। तो अंबेडकर जी ने ये महसूस किया कि जो हिंदू धर्म में रहेगा ना, तो वहाँ पर उनको कभी समानता नहीं मिल सकती। इसीलिए उन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लाखों लोगों को भी बोला कि बौद्ध धर्म अपनाओ, ताकि लोगों को वहाँ पे समानता मिले और समाज के अंदर इक्वालिटी कायम हो। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था से मुक्त है और दलितों को सम्मान और समानता प्रदान करता है।
अंबेडकर का जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष और दलितों के अधिकार के लिए उनका योगदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। तो इतना ही था वीडियो में, क्योंकि बस आपको थोड़ा-सा उनके जो उन्होंने जो किया है समाज के लिए, आपको वही लिखना था, है ना? तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको अगली वीडियो भी चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।